हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैंने इसको खुद से सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसको ज़रूर से कंप्लीट कर ले। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह हो या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो तो आपको सबसे पहले वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप लोग केमिस्ट्री का देखेगा ना, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 5 या फिर 6 साल का, तो एक ही क्वेश्चंस मतलब बार बार रिपीट होते रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि जो न्यूमेरिकल वाला होता है उसमें वैल्यू को चेंज कर देता है। इसलिए यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं जैक बोर्ड में कभी ना कभी पूछा गया है और इस बार आने के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। और विथ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगा, हर एक कुछ आपको बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट में आपको सब्जेक्टिव वाला भी जरूर से करा देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को नहीं लिया है। आपको पता होगा कि इस बार से जैक बोर्ड में केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पहले के मुकाबले। पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। देखिए, तो क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। The molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 500 ml of aqueous solution is। तो आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला। देखिए, एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर से ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, या तो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा या फिर मोलालिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा। और सिंपल रहता है, इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ से एक नंबर फिक्स रहता है, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है, या तो मोलालिटी पूछ लेगा या फिर मोलारिटी पूछ लेगा, मतलब कि मोललता या फिर मोलारता। हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमको निकालना है मोलारिटी, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। क्या, गिवन मास, ठीक है। और मास को मैं यहाँ पर M से डिनोट कर रहा हूँ। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्या, मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में सॉल्यूशन, और भी किस में, तो ml में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन इन क्या, ml। ये होता है फॉर्मूला। गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 5 ग्राम, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 5। मोलर मास किसका निकालेंगे, NaOH का। तो Na का होता है 23, O का कितना होता है, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इनटू में ऊपर आ जाएगा हमारा 1000 और नीचे आएगा ml में। तो ml में यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 500, कितना 500 दिया गया, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 आएगा। 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.25 होता है। तो 0.25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगल का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोला, क्या बोल रहा है। मैं अब आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर है। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग और भी किस में, वेपर प्रेशर में, ये किसके इक्वल होता है आपसे ये पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से किसके इक्वल होगा आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, देखिए आपको हमेशा याद रखना है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। हिंदी में देखिए, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो विलय के मोल अंश के, किसके, विलय के मोल अंश के, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है? द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2Al, यानी कि Al3+ से Al में रिडक्शन करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हिंदी में एक बार मैं आज चलिए आपको बता ही देता हूँ। देखिए, 1 मोल Al3+ का Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन क्या होगा, Al3+ है, इसको हमको किस में ले जाना है, Al में ले जाना है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये Al में चल जाएगा। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा 3f, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, 3f। ठीक है, और 1f का वैल्यू कितना होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं 1f इज इक्वल टू होता है कितना, 1f इज इक्वल टू होता है 96500, ये होता है। तो हमारे पास 3f है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा अप्रोक्स क्या है एक्चुअली में, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 289,500 आएगा। क्या, 289,500। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये वाला भी समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, यानी कि सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं ये सारे। सेल कांस्टेंट का आपसे क्या पूछा है, यूनिट पूछा है। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोल रहा है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड वन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन, यानी कि ए और बी दोनों का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब कि डबल कर देते हैं। तब क्या हमसे पूछा है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि द रिएक्शन इज हाउ इज द रेट अफेक्टेड, रेट क्या अफेक्ट होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, रेट क्या अफेक्ट होगा, ये आपसे पूछा है, मतलब कि रेट में क्या चेंजेस आएगा, कितना गुना बढ़ेगा या फिर कितना गुना घटेगा, ये पूछना चाहता है। मतलब कि कितना टाइम इंक्रीज होगा, कितना टाइम डिक्रीज होगा, ये एक्चुअली पूछना चाहता है, जब ए और बी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या इफेक्ट होगा, आपसे ये पूछा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, इस टाइप का भी एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है जैक बोर्ड में, तो इसको समझ लीजिएगा। हम लोग रेट को कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के, और फर्स्ट वाले का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पर बी को लिख देते हैं। और इसने ये बोल दिया कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर में है, यानी कि इसके पावर में 1 कर देंगे, और बी जो है हमारा ये सेकंड ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पर 2 कर देंगे। इसको मान लेते हैं एक बार के लिए इक्वेशन 1, मैं प्रॉपर वे में सोल्व करा रहा हूँ, अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव है तो इतना इक्वेशन वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, बट मैं प्रॉपर वे में करा रहा हूँ ताकि आगे ऐसा कोई भी इक्वेशन आए तो आप लोग इजिली कर पाएँ। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर अफेक्टिंग रेट, यानी कि रेट इफेक्ट होने के बाद, तो उसको हम लोग आर डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं आर डैश से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो आर डैश क्या हो जाएगा, ये तो क्या हमारा ऐसे ही रहेगा, क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों डबल हो रहा है, दोनों डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कर देते हैं 2a हो जाएगा, 2a, और ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2b का होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं ये दूसरी कोटि का है, यहाँ पर इससे इसलिए 2 आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि इसको मतलब इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो भी यहाँ पर डिजिट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4 अभी कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। 2 इंटू में 4 यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका k, और यहाँ पर आपका बच जाएगा a इसके पावर में 1, और यहाँ पर बचेगा आपका b इसके पावर में 2। ठीक, तो ये अब आपको दिख रहा होगा, ये किसकी तरह आपको दिख रहा है, इस रेट की तरह दिख रहा है, मतलब कि आर डैश आर टाइम 8 टाइम्स ऑफ आर आएगा, कितना 8 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू ये 2 इंटू में 4 है, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है, यानी कि 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 8 टाइम, अभी क्या होगा, तो 8 टाइम इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज, तो 8 टाइम ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्लस में आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इट इंक्रीजेज 8 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर वाला करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोल रहा है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी, यानी कि एक अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमारे पास, कोई अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसकी आणविकता क्या नहीं हो सकती है, आपसे यह पूछ रहा है। तो देखिए
किसी भी अभिक्रिया की आणविकता जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनना ही है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट होना चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये फिर शुरू ही नहीं होगा। तो वही बात है कि जीरो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा हाँ यहाँ पर देखिए क्या है, कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इन। हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोल रहा है कि संक्रमण धातुओं के आयन कुछ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका परिणाम है। मतलब कि किसके कारण करते हैं, जो ये कलर शो करते हैं ना, किस कारण, तो हमेशा याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये किसके कारण होता है? डीडी ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण? डीडी ट्रांजिशन के कारण, याद रखिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण। क्या? संक्रमण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेंट लिगेंड, निम्न में से कौन उभयदंती लिगेंड है? तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, ये आप लोग सबसे पहले समझिए। इसके बाद आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं खुद से भी। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड हमसे पूछा है, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एक्चुअली में एम्बीडेंटेड लिगेंड हम लोग किसको बोल सकते हैं? जिसके पास दो डोनर साइड हो। क्या? जिसके पास दो डोनर साइड हो वही आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका CN है। क्या? CN क्यों? तो देखिए CN चाहे तो N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और C की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, इसलिए इसके पास दो डोनर साइड है, और दो डोनर साइड है तो इसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 20 नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि CH3CH2Cl प्लस NaI और ये एसीटोन के उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, CH3CH2 और यहाँ पर I आ गया और ये NaCl इधर हो गया बाहर। तो द रिएक्शन इज, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है ये आपसे पूछ रहा है, और ये नेम रिएक्शन है। क्या? नेम रिएक्शन। देखिए नेम रिएक्शन आप लोग जरूर करके जाइएगा, और नेम रिएक्शन में कराऊंगा भी अलग से, एक इस पर प्रॉपर वीडियो आएगा नेम रिएक्शन का, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कवर हो जाएगा। नेम रिएक्शन आपको इसलिए करके जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिव में भी इससे पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है। मतलब कि 6-7 नंबर तो नेम रिएक्शन से आना ही है, ये हर साल का है, ठीक है, इसलिए नेम रिएक्शन करके आप लोग जरूर जाइएगा, मैं कराऊंगा भी। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए इसका मैं आपको जनरल फॉर्मेट लिख के बताता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका हेलो एल्केन यानी कि RX, प्लस में यहाँ पर है NaI और ऊपर हमारा एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा RI यानी कि आयोडीन वाला बनेगा, आयोडीन वाला, और प्लस में यहाँ पर NaX आ जाएगा, ठीक है, NaX। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होता है, ये मतलब जनरल फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा ये आपका कौन सा रिएक्शन है, हमेशा याद रखना है कि ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आपका फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन है। क्या? फ्रैंकल-स्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं, सेम टू सेम होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर रिएक्ट करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो देखिए SN1 और SN2 वाले से क्वेश्चंस पूछता है, और यही पूछता है कभी कभी, या तो ये पूछ देगा कि SN2 में कौन फास्ट रिएक्ट करता है, या फिर बोल देगा कि SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करता है। तो याद रखिएगा इसके लिए कंडीशन क्या होता है। देखिए SN2 की बात कर रहा है तो SN2 में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा आपका 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर आपका 3 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका एक दिख रहा होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। कौन सा? 1 ब्रोमोपेंटेन। तो ये आपका 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाला है क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री का कोई है नहीं, और बाकी सब 2 डिग्री 3 डिग्री यही है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि SN2 के लिए पूछा था। SN1 के लिए पूछेगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो ये आपको यहाँ पर ये दिया गया है कंपाउंड, इसका आपसे IUPAC नेम पूछा है। तो IUPAC नेम कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक है CH3O और एक है C2H5। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास बड़ा वाला है ना, यहाँ पर देखिए इसको 2 बार में मतलब डिवाइड करते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ऐसे कर देते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर मतलब बड़ा वाला होगा, ठीक है, जो बड़ा वाला होगा इसको हम लोग एल्केन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? एल्केन के रूप में। और जो हमारा छोटा वाला होता है इसको ऑक्सी के रूप में लिखते हैं। तो इसका अगर नामकरण करें, IUPAC नेम अगर लिखे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी। क्या?
मेथॉक्सी और फिर हमारा लास्ट में ये बड़ा वाला लिखेंगे एल्केन के रूप में, यानी कि आ जाएगा इथेन। क्या? इथेन। तो मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक मिनट, यहाँ पर मेथॉक्सी मीथेन है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? मेथॉक्सी इथेन वाला। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये आपका यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर आपका देखिए मेथॉक्सी इथेन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, यानी कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी कि जल योजन करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव में भी, मतलब अगर आपको इसका सब्जेक्टिव आता है ना तो यहाँ पर आप लोग इसको कर पाएंगे। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? क्या बोलो कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोपेन, CH3 लिख देते हैं, CH और डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रेशन यानी कि H2O रहेगा और यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ H के प्रेजेंस में रहेगा, यानी कि H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिव करेगा आपसे ये पूछ रहा है। तो ये क्या करता है, ये आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर लग देता है OH और यहाँ पर CH3। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा आपका 2 डिग्री वाला बनता है। ठीक है, 2 डिग्री वाला, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि इन एसिटल्डिहाइड कुछ इस तरह से है, यहाँ पर जिंक अगर अमलगम वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो इसमें क्या बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या बनेगा देखिए, ये कुछ इस तरह का मतलब दिखेगा, CH3 यहाँ पर आपका आ जाएगा CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ZnHg, और भी किसके उपस्थिति में, तो HCl की उपस्थिति में। तो ये कुछ आपका इस तरह का आता है प्रोडक्ट, CH3 CH2, यहाँ पर आपका H रहेगा, ये हो गया आपका इथेन है। क्या? इथेन, और प्लस में H2 आता है। तो क्या मिलता है हमको? इथेन मिलता है, एक्चुअली इथेन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। टोलेन अभिकर्मक है, तो अमेरिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड में ये कुछ इस तरह से ऑक्सीजन से हम लोग क्या करा रहे हैं, एयर की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो ये आपका क्या होता है, देखिए बेंजल्डिहाइड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इस पर होता है CHO, और इसको हम लोग करा रहे हैं ऑक्सीजन से। किससे करा रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको करा रहे हैं, एक मिनट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग करा रहे हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी एयर की उपस्थिति में। तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है, मतलब कि COOH वाला आ जाता है। ठीक है, COOH वाला, तो बेंजोइक एसिड आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट, बेंजोइक एसिड वाला। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 27 है, बोला क्या बोल रहा है कि when acetamide is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromine the product form। तो जैसे जैसे बोला हो ऐसे ऐसे हम लोग करके देखते हैं क्या हमको प्राप्त होगा, खुद पता चल जाएगा। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। जब एसिटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। तो बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एसिटामाइड लिख लेते हैं। तो देखिए CH3 आ जाएगा आपका और CONH2। ठीक, ये क्या है? ये हमारा एसिटामाइड है। ठीक है, एसिटामाइड यहाँ पर मैंने लिख दिया। किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो Br2 आ जाएगा, प्लस में आपका 4NaOH आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको साथ में करता चल रहा हूँ, क्या बैलेंस करता चल रहा हूँ। तो अब हमको क्या मिलेगा ये देखिए, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिथाइल एमीन मिलेगा। ठीक है, मिथाइल मीन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कुछ इस तरह से CH3NH2, क्या CH3NH2 हो जाएगा, प्लस में आपका Na2CO3, प्लस में 2NaBr, प्लस में 2H2O, ये सारे साइड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। तो मेन प्रोडक्ट आपका मिथाइल एमीन आएगा। क्या? मिथाइल एमीन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिथाइल एमीन मेन आपका प्रोडक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो NH2 होता है। क्या? NH2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो चलिए फिर
एक एक करके मैंने आपको हर एक क्वेश्चंस को करा दिया, जितना भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ था सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जैक बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट कराया है, हर एक कुछ बता दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।